डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 5 में मैं आप लोगों के बीच में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में काफ़ी सारे विषय रखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, उससे लाभ क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, साथ ही साथ टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और कंप्यूटर के जो नेटवर्क होते हैं एरिया के आधार पर जो निर्धारित किए जाते हैं लैन मैन वन, उनके बारे में आप लोगों को विस्तार से मैंने बताया था। अब ये उसी के आगे की कड़ी है जिसको हम इंटरनेट टॉपिक के नाम से जानते हैं। तो मैं पुनः शाइन विद अंजनी चैनल में आप लोगों के सामने पार्ट 6 कंप्यूटर ऑफ बेसिक्स का लेकर के उपस्थित हूँ। तो पहले एक इंटरनेट की भूमिका आप लोगों के सामने मैं रख दूँ। जो ये आप वीडियो लेक्चर देख पा रहे हैं तो ये इंटरनेट की मदद से ही देख पा रहे हैं। जैसा कि इंटरनेट शब्द सजेस्ट करता है आपको, दिस इज इंटरनेट। नेट का फुल फॉर्म है नेटवर्क, और इंटर नेटवर्क इसका फुल फॉर्म आप कह सकते हैं। यानी कि नेटवर्कों के बीच में नेटवर्क, जो मैंने अभी आपको बताया था, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, आपको पिछले टॉपिक में विस्तार से बताया था। इन तीनों प्रकार के नेटवर्कों के समूह को, यानी कि हर एक नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाए, दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो जो नेटवर्क तैयार होता है वो इंटरनेट कहलाता है। अब उसके लिए हमें कुछ सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती हैं, कुछ नियमों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भौतिक संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है जिसके माध्यम से हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ पाते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए किसी कंपनी का इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे, तो वो कंपनी क्या हो गई आपकी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ISP। तो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें चाहिए होता है जो कि हमारे सिस्टम को, यानी कि हमारे कंप्यूटर को, हमारे मोबाइल को, हमारे लैपटॉप को दूसरे कंप्यूटरों से जोड़ने के लिए एक सुविधा प्रदान करे। नहीं तो हमारे पास तो कोई अपना नेटवर्क है नहीं, हम कैसे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ पाएंगे। तो इंटरनेट इसीलिए ज़रूरी, इंटरनेट कनेक्शन लेना किसी कंपनी से, इस सर्विस को लेना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम बाकी सिस्टम से जुड़ सकें। लोकल एरिया नेटवर्क में तो हम अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं और अपने एक कंपनी के अंदर, एक कैंपस के अंदर जितने भी सिस्टम हैं उनको जोड़ करके उन सभी सिस्टम से डेटा का आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं या रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते हैं, अपनी डिस्क स्पेस को भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन तो दुनिया के अन्य कंप्यूटरों से जुड़े रहने के लिए या इंटरनेट पर पर्याप्त जानकारियां जो उपलब्ध हैं उनको अवेल करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए हमें इंटरनेट से जुड़ना होगा। तो इसकी परिभाषा की यदि बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के अनेक नेटवर्कों का ऐसा समूह है जिसमें सभी नेटवर्क किसी न किसी प्रकार से और किसी न किसी संचार माध्यम से आपस में इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि एक नेटवर्क पर उपस्थित कंप्यूटर दूसरे किसी नेटवर्क पर भी उपस्थित कंप्यूटर से संपर्क स्थापित कर सकता है और डेटा का आदान प्रदान कर सकता है। ये इंटरनेट कहलाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इंटरनेट पर लाखों करोड़ों कंप्यूटरों का ऐसा विशाल समूह है जो आपस में जुड़ करके एक बड़े से वाइड कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण करते हैं। इंटरनेट में सभी कंप्यूटरों को मिला करके एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया जाता है और इसको हम हाईवे का भी दर्जा दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन हाईवे, जिसको आप इंटरनेट या कंप्यूटर की भाषा में ब्रॉडबैंड कहते हैं। ब्रॉडबैंड का मतलब यही है कि ऐसा मार्ग जिस पर हम सूचनाएं आदान प्रदान कर सकें, जिस पर हम वॉइस को भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें, वीडियो को भी भेज सकें, सभी प्रकार के जो भी हमारे डेटा के रूप हैं उन सभी रूपों को हम आदान प्रदान एक दूसरी जगह से कर सकें। अब इसके लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, तो माध्यम हमारा टेलीफोन लाइन हो सकता है, हमारा मोबाइल का जो नेटवर्क है वायरलेस वो हो सकता है, तो लाइन के माध्यम से आपको ब्रॉडबैंड सुविधा मिलती है। और अगर आप 3G, 4G, 2G नेटवर्क की बात करें तो ये आपको वायरलेस सुविधा के माध्यम से तमाम कंपनियां, वोडाफोन, एयरटेल, जियो या और भी बहुत सारी कंपनियां जो आपको उपलब्ध करा रही हैं। अब अगर हम बात करें इंटरनेट के विकास की,
कि डेवलपमेंट इंटरनेट का कैसे हुआ। तो इंटरनेट का विकास विभिन्न एकेडमिक संस्थाओं से, सरकारी संस्थाओं से, सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनियों से और उनके प्रयास के फलस्वरूप हुआ। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर लियोनार्ड क्लिनॉर्क को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ये डॉक्टर जो क्लिनॉर्क और उनके साथी ने 1967 में 2 सितंबर को 2 कंप्यूटरों के बीच में शेयरिंग स्थापित किया, यानी कि उनके बीच में संवाद स्थापित किया और एक रूटर के माध्यम से उन्होंने पहली बार मैसेज किया और वो मैसेज था प्रोफेसर। जो टेक्स्ट टाइप करके भेजा गया एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, वो शब्द था प्रोफेसर। और उसके बाद फिर ये आगे और इसमें इम्प्रूवमेंट होता गया और इम्प्रूवमेंट होते होते इसमें ऐसी स्थिति आ गई कि बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़ने लगे और जो पहला इंटरनेट बनाया गया सभी कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए एक देश स्तर पर, वो था ARPA नेट, जिसको हम ARPA नेट कहते हैं। और 1980 के दशक के आखिरी में, यानी कि 1989-90 तक आते आते NSF नेट ने अपना नेटवर्क प्रारंभ किया, जो कि इंटरनेट सर्विसेज देना प्रारंभ किया। और जो विश्वविद्यालयों के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर्स थे, उनके स्टूडेंट्स थे, उनके लिए इसकी सुविधा प्रदान की गई। और इसके बाद इसका व्यावसायिक प्रयोग की अनुमति भी प्रदान कर दी गई। और 1991 में फिर जो NSFS नेट था, इसने NREN नाम से अपनी ये सर्विसेज प्रारंभ की और इंटरनेट पर सबसे अधिक जो प्रसिद्ध नेटवर्क है वो www, जो कि कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब ये होता है कि आप कोई भी जानकारी अपनी वेब पेज के रूप में बनाएं और उसको वर्ल्ड वाइड वेब पर पब्लिश कर सकें। ऐसी ये सुविधा भी 1989 में शुरू हो गई और जिनेवा के लैब में इसको शुरू किया गया था। टेक्स्ट और ग्राफिक्स के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल शुरुआत में किया गया और बाकी फिर धीरे धीरे अब तो आप देख रहे हैं कि वीडियो, वॉइस और तमाम प्रकार से इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर हम इसके लाभ की बात करें तो इंटरनेट के माध्यम से आप ईमेल भेज सकते हैं, इसके माध्यम से एक दूसरे से हम गेम खेल सकते हैं, हम चैटिंग कर सकते हैं एक दूसरे से, और इवन अब तो हम वॉइस टॉक भी कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। हम बहुत सारे वेबसाइट्स को एक्सेस करके उसके थ्रू हम घर बैठे टिकट, ऑनलाइन बुकिंग, फॉर्म इत्यादि को भर सकते हैं। और तमाम सारे ऐसे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें हम ऑनलाइन हिस्सा ले सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। इसके माध्यम से हम ई-कॉमर्स कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्यापार हम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये रोजगार को बहुत सारे अवसर दे रहा है और बहुत सारे लोग इंटरनेट के माध्यम से पैसे कमा रहे हैं। साइबर कैफ़े, इंटरनेट कैफ़े और बहुत सारे ऐसे चीज़ें शुरुआत में 90 के दशक में और लगभग 2000 तक ऐसी चली जो कि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराते थे और रोजगार अपना बहुत अच्छा कर रहे थे। इसके उपयोग क्या हैं? उपयोग की बात कर लूँ मैं तो उपयोग में इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसका हम प्रयोग करते हैं और अक्सर करते हैं। इसके बाद है आपका इंटरनेट पर वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, www को हम एक्सेस करते हैं। तीसरा है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करते हैं। चौथा है टेलनेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि एक जगह पर बैठ करके अपने किसी ऐसे सिस्टम को जो हमसे दूर है, मान लीजिए मैं घर पर हूँ और कोई हमारा सिस्टम स्कूल में लगा हुआ है और उस सिस्टम को हमें एक्सेस करना है तो हम घर बैठे उस सिस्टम को एक्सेस कर सकें। टेलनेट ऐसी सुविधा प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, इसको हम यूजनेट के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि समाचारों का बुलेटिन बोर्ड ऑनलाइन, ये इसका एक उपयोग है। और इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली एक ऐसी सुविधा है जो कि अमेरिका में विकास किया गया था और लाइब्रेरी के सर्वरों की सूचना उपलब्ध कराता। उसमें प्रस्तुत जो भी जानकारियां हैं, सुरक्षित जानकारियां हैं, वो है गोफर।
गॉफर GOPHER उसके माध्यम से हम इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट की एक और सुविधा है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को ढूंढने का कार्य करते हैं, जिसको हम आर्ची सर्वर का समूह कहते हैं, और ये ARCHI नाम से जाना जाता है, आर्ची। और इससे हम किसी भी फाइल को सर्वर पर परस्पर संचार के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं तो कंप्यूटर से और क्या नवीन उपयोग हैं। हम बिजनेस टू बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस और कस्टमर टू कस्टमर, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इंटरनेट में इंटरनेट के लिए कंप्यूटर में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आवश्यकता होती हमें सिस्टम की तो है ही है, उसके साथ साथ एक मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जो कि आपके सिग्नल्स को रिसीव करके उसको आपकी भाषा में कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर इसका फुल फॉर्म की हम बात करें मॉडेम की, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ MO और DEM। MO का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और DEM का मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम ये दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से। यानी कि जो भी जानकारियां हमको भेजनी हैं वो पहले हम मॉड्यूलेट करते हैं, फिर वो किसी कैरियर पर हो करके, चाहे वो वायरलेस हो या वायर के थ्रू उस कैरियर पे हो करके जाती हैं, और जब दूसरे सिस्टम में जाती हैं तो उस सिस्टम को उसे डीमॉड्यूलेट करना पड़ता है। और यही प्रक्रिया उसके विपरीत भी होती है कि जब कोई कुछ भेजना चाहता है उसे मॉड्यूलेट करके भेजता है, और हमारा मॉडेम रिसीव करने से पहले उसे डीमॉड्यूलेट करता है। तो ये होता है मॉड्यूलेटर का कार्य। और हर एक इंटरनेट उपयोग करने वाले सिस्टम को मॉडेम लगाना पड़ता है ताकि वो सिग्नल्स को मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट कर सके। तो मैं अब बात करता हूं भारत में इंटरनेट की सेवा की। तो यदि हम इंटरनेट की सेवा से जुड़ना चाहते हैं भारत में, तो किसी कंपनी से हमें ये सेवा लेनी पड़ेगी। और ये सेवाएं अगस्त 1995 से भारत में चालू हैं। और ये विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL, जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड है BSNL, वैसे ही VSNL एक सेवा है जो कि विदेश से आने वाली कॉल्स को, विदेश से आने वाले नेटवर्क को यहाँ भारत में विस्तारित करता है। तो VSNL के थ्रू 1995 में ये सुविधा इंटरनेट की भारत में चालू हो गई थी। और इंटरनेट से जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसको हम यदि किसी वेबसाइट के थ्रू नहीं सर्च कर पाते, हमें सही जानकारी नहीं है कि कौन सी वेबसाइट पे ये जानकारी उपलब्ध होगी। जैसे कि ये इंटरनेट के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे नहीं पता है कि किस वेबसाइट पे इसकी जानकारी उपलब्ध है, तो उसके लिए हम सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। और आज के डेट में बहुत ही नामी सर्च इंजन है जिसका उपयोग लगभग हर व्यक्ति कभी ना कभी किया होगा या करता रहता है, वो है गूगल। गूगल पे हम कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कहते हैं इसको गूगल कर लीजिए। बल्कि गूगल सर्च इंजन नहीं, एक प्रकार की क्रिया बन चुकी है, एक प्रकार का वर्ब बन चुका है कि गूगल कर लीजिए। तो फिर सर्च इंजन ये है। बाकी और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन तो सबसे प्रसिद्ध आपका गूगल है। बाकी पहले याहू का भी सर्च इंजन काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और यदि हम बात करें कि इंटरनेट पर और क्या क्या हम सुविधाएं ले सकते हैं, तो बहुत सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी। आजकल इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपने विचार को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा ई-कॉमर्स बहुत लार्ज स्केल पे हम सब यूज़ कर रहे हैं, आप भी यूज़ करते होंगे। आपको भी कोई चीज़ मंगाना होता होगा तो अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, या बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसके माध्यम से आप कोई ना कोई अपनी मन पसंदीदा चीज़ खरीद करके और ऑनलाइन पेमेंट करके मंगाते होंगे। बाकी अगली बात मैं करूं तो आप इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे अपने फॉर्म, अब मुझे नहीं लगता है कि आप कोई फॉर्म मैनुअली जाते होंगे, खरीदते होंगे और उसको भर करके डाक से भेजते होंगे। आप सारे अपने फॉर्म इंटरनेट के माध्यम से ही भरते होंगे। इसी तरीके से मैं बात करूं बैंकिंग सर्विसेज की, तो बैंकिंग सर्विसेज भी अब इंटरनेट पर आधारित हो गई हैं। आप बहुत सारे सुविधाएं बैंक के इंटरनेट के माध्यम से ही ले रहे हैं। आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर लेते हैं इंटरनेट के माध्यम से। आप अपना कोई भी पैसा ट्रांसफ़र करना है दूसरे किसी के अकाउंट में तो आप इंटरनेट के माध्यम से कर लेते हैं। किसी कंपनी का, किसी फॉर्म का
किसी भी बिल का पेमेंट करना है तो आप इंटरनेट के माध्यम से कर लेते हैं। इवन आपका अपना मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करवाना हो या और भी कोई कार्य करना हो तो घर बैठे आप कर लेते हैं। पहले आपको रेलवे का टिकट बुक करने के लिए रेलवे टिकट के विंडो काउंटर पे जाना पड़ता था, लेकिन तो अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से आप रेलवे के टिकट, फ्लाइट के टिकट, बस के टिकट बुक कर लेते हैं बड़े सुविधाजनक तरीके से। आपका समय भी बचता है और आपका पैसा भी बचता है इसमें। और बाकी आपकी सिक्योरिटी, आप घर बैठे हैं, आप सड़क पर जाते हैं, चलते हैं तो पोल्यूशन एक तो फैलता है, गाड़ी से जा रहे हैं, आप जब कहीं जाते हैं तो आपके पास एक रिस्क ये भी होता है सड़क दुर्घटना का। समय तो वेस्ट होता ही होता है, धन की बर्बादी तो मैंने बता दिया होता ही होती है, बाकी और बहुत सारी बचत हमारे इस इंटरनेट के माध्यम से होते रहते हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन सर्विसेज बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं और अपना विद्यालय जय बजरंग भी इसी कड़ी में अपना कदम आगे बढ़ा रहा है कि आप लोगों को इस लॉकडाउन के पीरियड में इंटरनेट की सुविधा के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियां दी जा सकें। यदि मैं बात करूं इंटरनेट की, तो इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक चलाने तक नहीं सीमित है। इंटरनेट एक अथाह सागर है जिसमें आप गोते लगाते रहिए और इंटरनेट में एक हिसाब से ज्ञान की गंगा बह रही है। इंटरनेट पे बहुत सारी गलत चीज़ें भी हैं, गेम भी हैं, बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ें हैं जो आपको नहीं एक्सेस करना चाहिए, लेकिन तो उसी के साथ साथ उससे कहीं अधिक अच्छी और रोचक जानकारियां जिसका इस्तेमाल यदि आप इंटरनेट के यूज से करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करके करते हैं, तो आपके कैरियर को ये बहुत ही आगे बढ़ा सकता है और आप बहुत ज़्यादा टैलेंट को अपने बढ़ा सकते हैं। अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है इसमें हो सकता है कि आप स्कूल ना जा पा रहे हों, आपको लग रहा हो कि हम शिक्षा में कुछ पीछे रह जा रहे हैं, बट ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, बहुत सारे ऐप्स उपलब्ध हैं, हर एक सब्जेक्ट के उपलब्ध हैं। आप जो भी सर्च करना चाहते हैं सब कुछ आपको मिलेगा, जो भी टॉपिक चाहते हैं, जिस भाषा में चाहते हैं उस भाषा में मिलेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम घर बैठे हैं तो हमारा समय बर्बाद हो रहा है। जब तक आपका इंटरनेट ऑन है, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप या सिस्टम है, तब तक आप बिल्कुल भी अपंग नहीं है, तब तक आप दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं हैं। आप हर किसी से कनेक्टेड हो करके अपना काम निकाल सकते हैं घर बैठे। तो ये आप बिल्कुल मत महसूस करिए कि हमारा लॉस हो रहा है। आपको अभी कंप्यूटर नेटवर्क पूरा बताया गया है, इंटरनेट बताया गया है, तो इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना सीखिए। इस पे समय बर्बाद करने वाली भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके टाइम को ऐसे किल करेंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका समय बर्बाद हो रहा है। और ये जो लॉकडाउन का पीरियड है आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है, यानी कि घर पर जो पढ़ने का टाइम था वो तो आपको मिलता ही था पहले, और अब जो विद्यालय का टाइम 8 घंटे का था वो टाइम भी आपको पूरा पूरा मिल रहा है, इसलिए इसका सदुपयोग करिए। मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारी नई नई चीज़ें करना सीखा है। आपने देखा होगा मैंने फेसबुक पर अपनी पोस्ट डाली हैं बहुत सारी, जिसमें मैं कभी भी पेंटिंग नहीं करता था, कभी भी मैंने चित्रकारी नहीं की, कभी भी मैंने गाना नहीं गाया और कभी भी मैंने कोई भी इस प्रकार का ऑनलाइन वीडियो नहीं बनाया, कभी भी मैंने कोई कविता नहीं लिखी, कभी किसी को कहानी नहीं सुनाई। वो सारी चीज़ें मैं इंटरनेट के माध्यम से कर पा रहा हूँ और ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही सीख रहा हूँ और इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों तक करने के बाद पहुँचा रहा हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। आपको बस ज़रूरत है हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को पहचानने की। और मुझे लगता है कि आपके हाथ में मोबाइल है तो दुनिया आपके हाथ में है, तो इसका सही से इस्तेमाल करना सीखिए। आज का जो हमारे टॉपिक था इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क से ही जुड़ा था, इसलिए जल्दी ख़त्म हो गया लास्ट में। मैंने इसीलिए इस लेक्चर को थोड़ा सा समय का सदुपयोग करने के लिए आपको कुछ इंटरनेट के बारे में और बहुत सारी जानकारियां दी हैं। तो आप इसको सीरियसली लीजिएगा और इसको करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करिएगा। आज के इस चैप्टर में जो स्मरण रखने वाले बिंदु हैं वो इंटरनेट का विकास है, मॉडम है, इंटरनेट का उपयोग है, इंटरनेट के लाभ हैं, सर्च इंजन है और इंटरनेट की सेवा है और इंटरनेट की सर्विसेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और अब रही आपके लिए गृह कार्य की बारी, जो बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग बहुत सीरियसली होमवर्क को कर रहे होंगे क्योंकि कोई चेक करने वाला नहीं है, मगर आपसे बड़ा देखने वाला कोई नहीं है आपको। यानी कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं
आप ये समझ के चलिए कि भगवान सब कुछ देख रहा है, तो जो कुछ भी कहा जाए तो उसको थोड़ा सा अक्षरशः पालन करिए। तो गृह कार्य मैं आपको दे देता हूँ। आज लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप एक एक प्रश्न सुन लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। इंटरनेट की परिभाषा लिखिए। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी भूमिका बताइए। मॉडेम से आप क्या समझते हैं, सर्च इंजन क्या होता है, वेबसाइट से आप क्या समझते हैं, कुछ वेबसाइट्स के नाम लिखिए और इंटरनेट के लाभ बताइए। ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 का आप लघु उत्तरीय रूप से इसका उत्तर देंगे और मैं आपके सामने पार्ट 7 लेकर के पुनः कल हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मन लगा करके पढ़ें, यही मेरी कामना है। थैंक यू वेरी मच।